जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं प्रसून पांडे, आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 24 दिसंबर 2021 का जो सीटेट द्वारा ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, मैं उस 24 दिसंबर 2021 का सीटीपी का टोटल 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आप लोगों को 24 दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था सीटेट द्वारा ऑनलाइन, 24 दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था सीटेट द्वारा ऑनलाइन, मैं उसका सीटीपी का 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं डेली इसका एक एक भाग लेकर, जैसे आज मैं सीडीपी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो कल आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा 30 क्वेश्चंस, उसके बाद ईवीएस कराऊंगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत या इंग्लिश। ठीक है, तो डेली आपको इस चैनल पे एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है ना जी। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है सीटेट का जो एग्जाम हुआ था, अब इसके पहले वाले, जैसे कि दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 16 दिसंबर से, और आपका चला 25 दिन तक लगभग चला था आपका एग्जाम। ठीक है, उसमें गैप भी हुआ था। तो मैं उसी 24 दिसंबर 2021 का सीडीपी का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अगर आपके पास वेबसाइट से क्वेश्चन डाउनलोड किए होंगे तो आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है ना जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, यानी कि विकास के बारे में इसमें कौन सा जो कथन है वो सही है, आपको यही बताना है। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, यानी कौन सा इसमें जो बात कही गई है, जो इसमें ऑप्शन में, उसको आपको बताना है। लिखा है 1 नंबर ऑप्शन में कि विकास जो है एक दिशीय और एक आयामी होता है। तो आप लोग जानते हैं, विकास एक ही दिशा में नहीं होता है और एक ही स्तर से नहीं होता है। विकास जो होता है आपका बहुआयामी है, हर तरह से आपका विकास होता है। ठीक है, विकास जो होता है आपको, जैसे कि कोई बालक जो है माता के गर्भ से और उसकी मृत्यु तक उसका विकास रुकता नहीं है, विकास चलता रहता है। ठीक है, विकास को कभी रोका नहीं जा सकता है। हाँ जी, लेकिन विकास को क्या किया जा सकता है, विकास को संशोधित किया जा सकता है, तेजी से किया जा सकता है, धीमी गति से किया जा सकता है, लेकिन विकास को कभी रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से आपका ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनना है, तो विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, ये तो बात गलत है, क्योंकि विकास जो होता है एक दिशीय नहीं होता है, एक आयामी नहीं होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो चुका है। चलो दूसरा देखिए, विकास जो है परिवर्तनीय है। यस, विकास जब भी होता है पूर्व की अवस्था से, जैसे हम आपको पहले सीटेट के बारे में नहीं जानकारी था, आपके अंदर विकास हुआ है, आपने डीलेड किया, सीटेट के बारे में जाना, सीटेट में कौन सा विषय कितने अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर विकास हुआ है। तो विकास कैसे हुआ, तो विकास हमेशा परिवर्तन लाता है। जब भी आपके आपके वजन में विकास होगा, आपके हाइट में विकास होगा, आपके ज्ञान में विकास होगा, तो हमेशा क्या करेगा, पूर्व की अवस्था से आपको परिवर्तन की ओर, मतलब कि परिवर्तन लाता है विकास। ऐसे शॉर्टकट में जानिए, विकास जब भी आएगा परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन कर जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। तो और ऑप्शन भी पढ़ा जाए, विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से योजनाबद्ध होता है। देखिए, विकास जो है अनुवांशिकता से पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसके साथ साथ वातावरण भी होता है, अनुवांशिकता भी होता है ना जी, और बहुत सारे इसके कारक भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन का क्या हो गया, गलत हो गया। लिखा है सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। गलत बात है, क्योंकि देखिए विकास, जैसे हम किसी, आप मान लीजिए शिक्षक हैं, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने बैठे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि सभी लोग एक ही बार में सीख जाएगा। ठीक है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई बालक जो होता है एक बार में सीख लेता है, कोई इसको 5 बार पढ़ता है तो सीखता है,
कुछ बालक होता है उसको देख लेते हैं एक बार तो उसको याद हो जाता है, कुछ बालक होता है कि खुद लिख कर याद करेंगे, पढ़ के याद करेंगे ना जी, कुछ लोग देख कर याद करेंगे, कुछ लोग कर के याद करते हैं ना जी। तो इस तरह से आपका ये भी क्या हो जाएगा, सभी व्यक्तियों के जो आयु और गति का विकास जो होता है, पड़ाव होता है उसका एकदम एक समान नहीं होता है, उसमें भिन्नता होती है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर प्रथम नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, विकास जो है विकास के विषय में सही वक्तव्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, विकास परिवर्तनीय है। चलिए इसका हम अभी इसका जो है व्याख्या भी इसमें लगाए हुए हैं, इसको पढ़ देते हैं। विकास का तात्पर्य क्षमता में प्रकट होने या बढ़ने वाले गुणात्मक परिवर्तनों से भी है, यह वृद्धि जितना स्पष्ट नहीं है। देखिए वृद्धि क्या होता है कि कुछ समय बाद आपका रुक जाता है, जैसे हमारा हाइट जो है रुक गया है, ये कुछ समय तक चलता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। लेकिन आपका विकास जो होता है ना, आपके मतलब कि कोई बालक का विकास जो है माता के गर्भ से उसके मृत्यु तक, मतलब कि विकास रुकता नहीं है। हाँ, विकास को तेजी से किया जा सकता है, धीमी गति से किया जा सकता है, उसमें उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, परंतु उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही बात इसमें बताया गया है। विकास के उदाहरणों में वह एक अच्छी युवा महिला बन गई है, उसने संगीत में अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया, जैसे टिप्पणियां शामिल है। मतलब कि कोई महिला है और उसके पास संगीत की जानकारी है, तो उसमें वो विकास कर रही है, उसके बाद मतलब उसमें परिवर्तन आया उसके, ठीक है, जिंदगी में, और उसमें विकास झलक रहा है उसमें। और देखिए विकास के लिए की पॉइंट जो है, विकास जो होता है परिवर्तनीय है। गर्भाधान के क्षण से मृत्यु तक व्यक्ति लगातार बदलता रहता है। ठीक है ना, जैसे जितना सर हम की पॉइंट बताएंगे उसको आपको स्क्रीनशॉट मार के नोटबुक में लिख लेना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दवा के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे साथ आप पूरे ये जितने सारे प्रीवियस ईयर हुए हैं, CDP का पोर्शन मैं कराऊंगा, चाहे मेरे जितने सारे शिक्षक बंधु हैं, कोई मैथ कराएगा, कोई EVS कराएगा, कोई हिंदी कराएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से की पॉइंट भी दिया जाएगा, ताकि एक बार आप उसको अपने से प्रैक्टिस मारिए। प्रैक्टिस मारने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर। ठीक है, उसमें अपना क्या कीजिए, रिपोर्ट भेजिए, मतलब कि मेरा सर 24 दिसंबर वाला में CDP में इतना नंबर आया है, चाहे मैथ में इतना नंबर आया है, EVS में मेरा इतना नंबर आया है, और मैं उसमें लिंक भेजता रहता हूँ। ये आपका क्या, जब भी डिस्कशन कराऊंगा मैं, जिस डेट का कराऊंगा क्वेश्चन, मैं आपको उसमें लिंक भेज दूंगा, और उससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको गलत क्वेश्चन हुए हैं आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, और उसको और अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि विकास परिवर्तनीय होता है, गर्भाधान के क्षण में मृत्यु तक व्यक्ति लगातार बदलता रहता है। ठीक है, और एक बार हाँ ये बात बता रहे हैं, मतलब कि ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन का आंसर बता देना एक अलग प्रकार का डिस्कशन है। अब उससे रिलेटेड कभी भी किसी भी मतलब कि डेट का क्वेश्चन आया आपके पास, आप उसके बाद जब उसको प्रैक्टिस कीजिए, चाहे उस पर आधारित कोई क्वेश्चन आए, आप उसको सही मारे, ये मेरा मकसद है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मतलब कि बता देना हमारा मकसद नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन को बताने में हम मतलब आपको टाइम लगेगा। ठीक है ना जी, और हम उसको पूरा डिटेल्स में उसको व्याख्या करेंगे आपका। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ये क्या हो गया, चलिए देखिए दूसरा, विकास में कोई रुकावट असंतोष नहीं होता है। कुछ चरणों में विकास तेज होता है और कुछ में धीमा होता है। जीवन की परिस्थितियों में विकास को कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है। देखिए विकास जो है ना, उसको रोका नहीं जा सकता है, विकास को रोका नहीं जा सकता है, और संतोष नहीं होता उसमें। हाँ, कुछ चरणों में विकास जो होता है आपका एकदम तेजी से होता है, और कुछ चरणों में क्या होता है कि विकास होता है धीमी गति से होता है। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में विकास को कुछ हद तक संशोधित भी किया जा सकता है। ठीक है,
मतलब कहने का ये है कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कभी तेजी से होता है, कभी धीमी से गति से होता है, ठीक है। और उसको संशोधित किया जा सकता है कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं होता है, ठीक है ना भाई भाई। चलिए, अतः यह निष्कर्ष निकलता जाता है कि विकास क्या है, परिवर्तनीय है। विकास के बारे में सही कथन मतलब यही सही है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए, विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, ये जो बात है ना, गलत बात है। विकास हमेशा क्या होता है जी, बहुआयामी होता है, ठीक है। चलिए कहते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 24 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन सीटेट द्वारा एग्जाम लिया गया था, मैं उसका CDP करा रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि उसको पहले प्रैक्टिस करना है, मतलब उसको सेट लगाइए। अगर सेट आपके पास नहीं है वो क्वेश्चन पेपर, तो मेरे टेलीग्राम पर जाइए, लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में हम उसको डाल दिए हैं। और आप उसको जाकर पहले मारिए उसका सेट, कितना आपका नंबर आ रहा है उस पर, और उसके बाद इस डिस्कशन को देखिए। पहले ही देख लीजिएगा डिस्कशन, तो सारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लिखा है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हाथों पर पेशीय नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। एक और है ना कि निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हाथों पर पेशीय नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है कि बच्चा जो है, विकास के कौन से सिद्धांत में ये बात बताया गया है कि बच्चे जो होता है अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत उसका हाथों पर पेशीय नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका है अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। दूसरा आपका है शीर्षगामी सिद्धांत। तीसरा है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। चौथा है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर होगा 1 नंबर अधोगामी सिद्धांत। अब हम आपको बताएंगे अधोगामी सिद्धांत क्या है, ठीक है, शीर्षोगामी सिद्धांत क्या है, ताकि अगर कभी भी आपको शीर्षगामी अधोगामी आए तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। चलिए, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2 का आंसर होगा 1 नंबर अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत होता क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इन प्रकार का मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे देख लीजिए, शीर्षगामी अनुक्रम होता क्या है, इसका अर्थ है कि विकास जो होता है शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। विकास होता है सिर से पैर तक फैलता है। अर्थात जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है ना, सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। यानी कि पहले बच्चा जब होता है सर के सहारे बढ़ता है, उसके बाद बैठता है, उसके बाद चल खड़ा होता है, उसके बाद चलता है, उसके बाद दौड़ता है। यानी कि सिर से कहाँ जा रहा है जी, पैर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसमें शीर्षगामी अनुक्रम ऐसा चलता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया गया कि बच्चा जो होता है पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, रेंग कर चल सकता है, और बाद में वह खड़ा होकर चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अधोगामी अनुक्रम में क्या होता है, इसका अर्थ है कि विकास जो होता है शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर बाहरी विकास होता है। यानी कि अधोगामी में क्या होता है कि हृदय के जो संपर्क में जितने सारे हैं ना जी विकास वो होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। बात समझ में आ रहा है जी। तो कभी भी आपको कहीं मिले अधोगामी अनुक्रम, तो उसमें आपको दिमाग यही लगा पता है, आपको दिमाग में हमेशा यही बात चलाना है तो अधोगामी में होता है ये आपका कहाँ से, हृदय के करीब का विकास जितना होता है अधोगामी में होता है, ठीक है। और इसमें बालक क्या होता है कि व्यक्ति की जो होता है रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर बाहरी विकास होता है, ठीक है। आपका ये है शीर्षगामी अनुक्रम में क्या होता है, इसका अर्थ है कि विकास जो होता है शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, सिर से पैर तक फैलता है। अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है ना जी। तो आपका कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन ऊपर ना है जी। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था, देखिए,
निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत जो होता है प्रस्तावित करता है कि बच्चे अंगुलियों की तुलना में, देखिए अंगुलियों की तुलना में कह रहा है कि अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हाथों पर पेशीय नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तो वो कौन सा सिद्धांत में होता है जी? तो अधोगामी सिद्धांत में होता है। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना जी, तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। और जहाँ भी आपको लगे कि भाई की पॉइंट हमारे लिए लाभदायक है उसको स्क्रीनशॉट काट के आपको नोटबुक में लिखना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग जो है वो किस पर डिपेंड करता है ना जी। तो कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अनुवांशिक होते हैं, ये भी ठीक है। शारीरिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। चौथा कह रहा है अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जानते हैं कि अनुवांशिकता जो होता है जैसे कि एक बालक का बालों का रंग, उसकी हाइट, उसका क्या आंखों का रंग उसके माता पिता के जैसा होता है, यानी कि अनुवांशिकता उसको मिलती है, अनुवांशिक गुण उसको प्राप्त होती है। हर व्यक्ति के माता पिता का गुण उनके अंदर आता है, ठीक है। जिससे उसकी हाइट है, उसका कुछ उसका अंश जो है मतलब उसका चेहरे का बनावट कुछ हो जाएगा, और एक बालों का रंग हो जाएगा, आंखों का रंग होगा। उसमें पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। हाँ, पर्यावरण की भूमिका होती है। जब भी आपका कभी आएगा कि अनुवांशिकता और पर्यावरण, तो एकदम पॉजिटिव आपका जाता है, उसको मारना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करें शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये जो है ना पर्यावरण से कोई इससे लेना देना नहीं है। इसका आंसर हमको देखने से लगता है कि अनुवांशिक होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हाँ, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, इसको लेना देना से कोई नहीं है। सांस्कृतिक कारक से क्या लेना देना है भाई, बालों का रंग का और ये ऊंचाई का उसका बालक का, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ देखिए इसका एक नंबर का देखते हैं। कौन मुख्यतः पर्यावरणीय कारक होता है, तो पर्यावरणीय द्वारा नहीं होता है, पर्यावरणीय द्वारा नहीं होता है मेरे भाई। बालों का रंग ये सब पर्यावरण द्वारा नहीं होते हैं, कैसे उसका जो है गुण जो होता है उसके माता पिता से मिलता है, अनुवांशिक होता है, ठीक है ना जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। हाँ, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये जो है गलत है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। लेकिन जब भी आता है आपका पर्यावरण और ये आपका क्या अनुवांशिकता वाला बात, वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है, वो सही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका ये गलत आंसर है। हाँ, इसका की पॉइंट देखा जाता है। देखिए बाल विकास 2 दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा, सॉरी उसका दिया गया इसमें, वही आ गया फिर से। हाँ यहाँ पर है, अनुवांशिकता उन लक्षणों को संदर्भित करती है जो माता पिता से उनकी संतानों तक जाती है। ये सभी जन्मजात लक्षण जैसे वृद्धि और बुद्धि लब्धि अनुवांशिकता पर निर्भर करती है। जब हम अनुवांशिक रूप में मिले शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ उन लक्षणों से है जो बच्चों ने अपने माता पिता और दादा दादी से हासिल किए हैं, ठीक है ना जी। तो देखिए इसमें होता क्या है, यदि कोई बच्चा भूरी आंख वाला हो और काले बालों वाला के साथ पैदा हुआ हो, यह संभव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है उसके माता पिता का क्या है, लक्षण है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुवांशिकता, ठीक है। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोगों को खूब मज़ा से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पहले हम रिक्वेस्ट यही करेंगे, प्लीज़ 24 दिसंबर 2021 वाले जो ऑनलाइन सीटेट द्वारा एग्जाम लिया गया था, आप लोग उसको पहले सेट मारिए। सेट अगर नहीं आपके पास मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है, तो हाँ सीटेट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में जाइए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और पहले सेट मारिए। उसके बाद
देखिए कौन से कौन क्वेश्चन गलत है, और इसके बाद मेरे ये वीडियो देखिए, हम उस पर व्याख्या बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ना वो प्रीवियस पेपर जो 24 दिसंबर वाला है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ऑप्शन, उसका आंसर होगा अनुवांशिक से, अनुवांशिक होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग किस पर डिपेंड करता है, अनुवांशिक, ठीक है ना जी, अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना जी। डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। आप लोग में से हमको सब लग रहा है कि सभी लोग इस बात को जानते होंगे जो सीटेट पढ़ रहे होंगे ना जी। इसका देखिए क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार जो होता है उसका क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार होता है, ठीक है ना जी। चलिए इसका देखते हैं की पॉइंट क्या है। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो ये प्राथमिक समाजीकरण जो होता है किस उम्र के, अच्छा किस अवस्था की बात है, तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का प्रथम कारक क्या हो जाएगा, परिवार, क्या हो जाएगा जी, परिवार हो जाएगा। चलिए जितने सारे की पॉइंट है और जितने सारे हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, और अगर लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है तो उसका करना होगा, उसको स्क्रीनशॉट काट कर उसको रख लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है ना। ताकि ये नहीं कि केवल 24 दिसंबर में बनाएंगे, इसको सारा जितना सारा प्रीवियस पेपर हुआ है सबको करवाएंगे। और ये अगर एक बार इस किसी क्वेश्चन पर आप मैंने उसको डिस्कशन कर लेते हैं, सुन लेते हैं उसका डिस्कशन, तो उससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना जी। देखिए हाँ, यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम क्या होता है, परिवार होता है, ठीक है ना जी। चलिए द्वितीय समाजीकरण क्या होता है, तो यह तब होता है जब शिशु जो होता है बाल्यावस्था से गुजर जाता है और परिपक्वता में जाता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम में से शुरू होती है। प्रश्न बार बार पूछता है कि बालक के लिए द्वितीय कारक क्या है, आपका आंसर होना चाहिए विद्यालय और सहकर्मी, ठीक है ना जी, विद्यालय और सहकर्मी। अब उस क्वेश्चन के ऊपर की ऑप्शन कैसे बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है आपका। चलिए तीसरा हो गया, चौथा हो गया क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। और एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। चलिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जो है सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है, आपको स्तर बताना है किस स्तर के अंतर्गत आती है ना जी। लिखा है संवेद गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता क्या है, ताकि अगर आपका फिर से कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिले आपको कोई कठिनाई ना हो और आप उसे आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है मेरे देश के नौजवान। देखिए इसका की पॉइंट देखते हैं। जीन पियाजे जो है एक स्वीडन में क्या है, वैज्ञानिक है, स्विस वैज्ञानिक लिखा है इसमें, ठीक है, जिसने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन आपको तो इसका मतलब की पॉइंट आपको इसको दिमाग में रखना है। जीन पियाजे याद रखिएगा एक स्विस वैज्ञानिक है
जिसने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है, जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 4 चरणों में। आप पूछेगा जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो आंसर क्या मानिएगा? जीन पियाजे। अभी आपके इस बहुत सारे जैसे 24 दिसंबर के बाद 25, 26, 27 जितना सारा एग्जाम हुआ है सब में जीन पियाजे का नाम जरूर आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें थ्योरी भी पढ़ना है, हमें स्पेशल सीडीपी भी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, मैथ का पेडागोगी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसका भी वीडियो बना बना के उस पर डाला करूँगा, ताकि दूर दराज के जितने सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं ना जी, मेरे दोस्त हैं, उससे उनको लाभ मिले और वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। ठीक है मेरे देश के नौजवान। चलिए, हाँ, अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन तो अभी आ सकते हैं। भगवानपुर जो पुल है, भगवानपुर हाट जो पुल है, उसे मतलब 200 मीटर दक्षिण मेरा लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चलता है, ठीक है। उसमें सीटेट के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। अगर उसका टाइमिंग अभी रखा गया है आपका 12 से 2 PM। तो अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। पूरे थ्योरी के साथ आपका मतलब कि प्रैक्टिस कराया जाएगा। जीन पियाजे ने अपने बच्चों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया और एक मॉडल विकसित किया कि कैसे मस्तिष्क नई सूचनाओं का सामना करता है, ठीक है। अब इसका की पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बता रहे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहता है। देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है आपका 6 से 10 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा गया है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है 6 से 10। अगर उससे इधर उधर मतलब कि 7 लिख दे तो उससे घबराने वाली बात नहीं, ऑप्शन के अनुसार उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहता है, जो बाल विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है। देखिए, आपको अभी बालकों की अवस्था पढ़ाई जाएगी। अभी ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसको उसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 साल की उम्र तक रहता है, जो बालक विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को संदर्भित करता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तुओं को समूहों में और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं और केवल मूर्त वस्तुओं के साथ समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन यही ना था जी कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब इधर आइए, यहाँ पॉइंट पढ़िए, लिखा है ना जी, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तुओं को समूहों उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं और केवल मूर्त वस्तुओं के साथ समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो की पॉइंट आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 5 का हो जाएगा आपका आंसर 3। आगे भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। देखिए, बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तिता, संचलन, संक्रामकता की अवधारणा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 जो चरण है उसको भी लिखा गया है। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से कितना रहता है 2 वर्ष तक होता है। अच्छा, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष रहता है, कहीं 2 से 6 वर्ष भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष और उससे अधिक होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि पियाजे जो है जीन पियाजे के कितने मतलब कि विकास के चरण है, तो आपको बताना होगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, ठीक है। प्रथम चरण उसका होता है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा आपका क्या होता है?
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष का होता है। चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष और उससे अधिक होता है। और इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन ये आपका 6 नंबर है, पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए ध्यान से। लिखा, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय उसे पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को हमको लग रहा है, आशा और विश्वास है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लिखा है समावेशन, ठीक है। एक होता है लिखा है समायोजन, तीसरा नंबर है क्रमबद्धता, चौथा है संरक्षण। तो देखिए वो क्या कर रहा है, एक बच्चे को बताया गया है, उसके मानसिक विचार बना लिया है उस बच्चा ने कि वे सभी जीव जिनके पंख है वो उड़ सकते हैं और जो उड़ेंगे वही पक्षी हैं। तत्पश्चात उसके बाद उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसे पक्षी ही कह दिया। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण के इस प्रक्रिया को उसको क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चा को जैसे बताया गया है वो हूबहू वैसा ही बोला है, उसमें कोई मतलब कि ऐड नहीं किया है, नॉलेज में कोई अपना ऐड नहीं किया है, ठीक है ना। तो उससे कहते हैं जिसमें ऐड नहीं करना है, जिस प्रकार उसका मानसिकता है उसी से रिलेटेड उसको जोड़ को अपना क्या कर रहा है, आंसर बता रहा है, तो उसको कहते हैं समावेशन। क्या कहते हैं उसके आंसर क्या कहेंगे जी? समावेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताएंगे अब हम समावेशन समायोजन होता है, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि ये अक्सर आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आज हम सीडीपी कराएं इसमें क्वेश्चन समायोजन ऑप्शन में समायोजन और समावेशन मिल गया उसके बाद नहीं मिलेंगे, तो ये आपकी और हमारी क्या हो जाएगी, भूल हो जाएगी। हम आपको बताएंगे अब समावेशन होता क्या है, समायोजन की होता क्या है। देखिए यहाँ पे समावेशन तब होता है, देखिए ध्यान से, समावेशन तब होता है जब लोग कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं जिससे वे पहले से जानते हैं ना जी। उदाहरण के लिए एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख है उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय उसे पक्षी ही कहा, ठीक है। अब ऐसा ही उसने क्यों किया? जिससे उसने देखा था उस तथ्यों के बावजूद कि पंख वाला हर पक्षी हमेशा पक्षी नहीं हो सकता है ना जी। अब देखिए कहने का मतलब इसका ये है कि समावेशन होता क्या है, और समावेशन उसको कहते हैं जब बच्चा जो होता है कुछ नया समझने की कोशिश करता है, ठीक है, और जिसे वो पहले से जानता है, उससे क्या करता है कि वो उसी जो नया जानने की कोशिश करता है वो पहले से, तो उसी के माध्यम से उसको रिजल्ट करता है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया, उसी से रिलेटेड करके उसको आंसर बता दिया, तो उसी को कहते हैं समावेशन। और देखिए समावेशन और समायोजन होता क्या है, इसमें नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना और शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। यानी पहले जितना आपके पास जानकारी है उस जानकारी को मद्देनजर रखते हैं, उस जानकारी के में उसको ध्यान में रखकर नए जानकारी को विकसित करना, नए स्कीमा तैयार करना और उसमें ऐड करके बताना, वही आपका क्या होता है, समायोजन होता है। क्या होता है जी? समायोजन। अगर इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, नए मतलब कि विचार उसमें नहीं बदलिएगा, नए विकसित नहीं कीजिएगा, तो हो जाएगा समावेशन, और नया करके उसमें ऐड कर दीजिएगा, वही होता है आपका समायोजन, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं लेकर, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के विचार के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे मतलब कि डेट में पूछा गया है, यानी कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग मतलब कि 21-22 दिन हुआ था, ठीक है, मतलब पेपरों में हुआ था, 21-22 पेपरों में हुआ था। तो लगभग हमको लग रहा है कि 10 या 12 मतलब कि 15 भी हो सकता है पेपरों में ये आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बार बार हूबहू आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना जी। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए तो इसका हाँ क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। 1 नंबर ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जब आप पढ़िएगा जीन पियाजे वाइगोत्स्की का जब थ्योरी पढ़िएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे। इसके देखिए की पॉइंट देखिए इसका। पियाजे का चरण सिद्धांत बच्चे में संज्ञानात्मक जो विकास का वर्णन पियाजे का चरण सिद्धांत जो होता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है। उनके अनुसार बच्चे की बात अहम केंद्रितता की सूचक है और पियाजे के विचार में प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास से क्रियाओं के आधार पर प्रक्रियाएं शामिल होती है और बाद में मानसिक कार्यों में परिवर्तन में प्रगति होती है। लेकिन प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 तत्व जोड़े हैं। उनका क्या कहना है जी, पियाजे ने बच्चों की दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों पर जोर दिया है, लेकिन वाइगोत्स्की क्या किए हैं कि वाइगोत्स्की कहता है कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक रूप से मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसके शोध के अनुसार लोग एक संस्कृति में का अनुसरण करते हैं, वे सभी गतिविधियां करते हैं और अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के ढांचे के भीतर सोचते हैं। अतः उनकी विकासात्मक प्रक्रियाओं को बच्चे या लोगों की संस्कृति के अंतः क्रिया का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। अतः यह एक सामाजिक रूप में से ध्यान देने वाली प्रक्रिया है और इसे निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं कौन, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक अध्ययन और मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कथन जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की का जो विचार है इसी में इसका मुख्य अंतर है। तो इस क्वेश्चन को हम इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इस की पॉइंट को और 2 बार 3 बार इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन बार बार आपसे ये पूछा जाता है, खूब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए ये वास्ता छोड़ देता है, लंबा वीडियो हो जाएगा आपका। अगर इधर है क्वेश्चन नंबर से 8 नंबर है, कक्षा में अनुकूल अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। 1 नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह। देखिए अटल समूह कोई नहीं करना है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, कोई भी काम अटल नहीं करना है, ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 3 नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे, कक्षा में केवल वाला जो बात है उससे आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन कट जाएगा। और उसके बाद अगर ये उच्च उपलब्धि के लिए कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है, अंक के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, रैंक के लिए नहीं पढ़ना है, अंक के लिए नहीं पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है ना जी, ये उच्च उपलब्धि के लिए नहीं पढ़ना है। इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भी से आपका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक, फिर देखिए
उच्च अंक आ गया, ग्रेड आ जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा उच्च अंक ग्रेड, तो आपको क्या करना है, उसको निगेटिव मानना है, और इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 1 नंबर, सभी शिक्षार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कक्षा में अनुकूल अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा। तो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना चाहिए। चलिए, इस एकदम इसका कीवर्ड पढ़ने लायक नहीं, एकदम आसान है आपका क्वेश्चन, आप लोग बना सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारस्परिक कार्यों करते हुए फ्लेक्स कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में, ऑप्शन पढ़िए, लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित मिलेगा। देखिए अपवर्ड है इसमें, क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर ध्यान से। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लेक्स कार्ड दिखलाए। यानी कि उसने फ्लेक्स कार्ड दिखलाया मतलब उसमें लड़का और लड़की दोनों का चित्र बनाया गया होगा, और कार्य कर रहा है गैर पारंपरिक, समझ रहा है जी, मैंने दोनों मिलजुल कर कोई काम कर रहा है, तो उससे आपको बच्चों को दिखलाए तो बच्चे को उसमें क्या समझेंगे, लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, गलत बात है। अगर एक साथ कोई काम करे तो लैंगिक रूढ़िवादिता थोड़ी बढ़ेगा, उसमें तो लचीलापन आना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर कह रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला और ऑप्शन पढ़ते हैं। लैंगिक तरतमयता को प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी आपका क्या होगा, गलत है बात है। लैंगिक प्रतिमान का निर्माण हुआ, नहीं, ये सब गलत बात है। जब एक साथ पुरुष और महिला का फोटो दिखलाया जाएगा, फ्लैश कार्ड दिखलाया जाएगा, तो बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा कि देखिए पुरुष महिला एक साथ समाज के क्या कर, समाज रूपी गाड़ी को एक बहुत अच्छे मार्ग पर ले जाकर समाज को विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह से इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि कोई अगर गलत नज़र से देख रहा है समाज में, उसको अब उससे क्या होना पड़ेगा, उस प्रकार के सोच को बाहर करना पड़ेगा और उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ये लचीलापन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। निर्देशित आकलन है 1 नंबर आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। क्वेश्चन 1 नंबर पढ़िए, लिखा है इसमें, अधिगम के निम्नतम स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। गलत बात है, निम्न स्तर पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना जी। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मानक निर्धारित करना है, स्टैंडर्ड काम कोई करना नहीं है, इसको गलत काट सकते हैं आप लोग। देखिए सततमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, ये भी आपका क्या है, गलत है। परीक्षण जो है सततमकता वाला बात जो है गलत है आपका। तीसरा का क्या हो रहा है जी, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण। चौथा है वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करता है। देखिए ये तो गलत हो गया, रैंक वाला बात कर रहा है, फिर इस तरह से कहीं गलत हो गया। जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, ये भी आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, अधिगम में निम्नतर स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, ये आपका सही आंसर जाएगा। देखिए कैसे होगा, अधिगम के निम्नतर स्तर के मानक माने कि लचीलापन लाना है, बच्चे को जब भी पढ़ाना है उसके पाठ्य पुस्तक में लचीलापन लाना है, स्टैंडर्ड नहीं करना है। तो कर रहा है इसमें कि निम्नतर स्तर के मानक निर्धारित करना चाहिए, कि एक निम्न स्तर के निर्धारित करके उस बच्चे को क्या करना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इसका राइट आंसर आपका 1 नंबर ही होगा, क्योंकि ऑप्शन हमने पहले ऑप्शन इसको पढ़ा था, लेकिन हम सोचे कि इससे भी अच्छा कोई पॉजिटिव उसमें मिलेगा, लेकिन इससे पॉजिटिव कोई आपका ऑप्शन नहीं है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड जो है निर्देशित आकलन है? आपका एक नंबर ऑप्शन सही है। अधिगम के लिए निम्नतम स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन अब की बार सीटेट के एग्जाम में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, पीछा ही छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज ही आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, ठीक है, बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? मतलब कि 2016 में जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ, देखिए अभी तो ये क्वेश्चन के रूप में लिखा गया है, कभी कभी ऐसा मिलेगा क्योंकि यही ऑप्शन के रूप में रहेगा कि दिव्यांगजन का अधिकार जो है दिव्यांगजन का जो अधिकार अधिनियम कब बना था? तो 2016 में बना था। ठीक है ना जी। तब उसमें बोल रहा है कि दिव्यांगजन जो अधिकार अनुसार जो है बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित, माने उसको हम लोग क्या कहेंगे, उनको किस नाम से उनको बुलाएंगे हम, यही आपसे पूछ रहा है इसमें। मानसिक मंदित नहीं, इस प्रकार से उन्हें किसी प्रकार संबोधित उन लोगों को नहीं करना है। बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, फिर तो विकलांग आ गया, इस तरह से आपका ऑप्शन ऐसा ही क्या हो गया, कट गया। तीसरा है मानसिक विकलांग। विकलांग शब्द तो बोला ही नहीं है, विकलांग कहना ही नहीं है, इसमें विकलांग है तो इसका ऑप्शन कट गया, इसमें विकलांग है तो ऐसे ही कट गया। मानसिक मानदित, तो देखिए मान लीजिए पैर से है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन राइट होगा 4 नंबर। व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो, ठीक है, ऐसे उसको संबोधित करेंगे ताकि उससे दुख न लगे, वो भी लगे कि नहीं हम भी मतलब कि समाज में एक अच्छा, हम लोग भी क्या है, हम लोग का समाज में एक अच्छा स्तर मिला हुआ है। ठीक है ना जी। आप वैसे ही नहीं करेंगे कौन बहिरा इधर आओ, ए लंगड़ा इधर आओ, ए गुंगा इधर आओ, ऐसा कहना क्या है, सख्त माना है। ऐसे मतलब कि 2016 वाला अधिनियम में नहीं बताया गया। वो तो बताया गया है कि जो भी कोई किसी प्रकार का विकलांगता उसे है, उसको कहेंगे व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, माने बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति उसको कह के बुलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका फिर से पढ़ लीजिए एक बार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना जी। ये जो उसका क्या है, आपका व्याख्या है, पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। हाँ, इसमें भी याद रखिए 40% दिव्यांगता में पीड़ित लोगों के लिए क्या मिला है? समान अवसर सुनिश्चित करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? अभी हमने इसके पहले व्याख्या किया है, समावेशन होता क्या है, समायोजन होता क्या है। आप लोग इसको देख कर आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जी, कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा है इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? एक नंबर ऑप्शन, विविधता को सराहना और महत्व देना। एकदम ये तो अच्छा है, विविधता को सराहना है, उसको महत्व देना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर पढ़ रहा है कि सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना। ये तो और है, बच्चों को बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चे के जो स्वाभिमान है, सीखने के लिए जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसको कभी निगेटिव नहीं बताना चाहिए, निगेटिव बातें उसके सामने नहीं करना चाहिए कि आपसे नहीं होगा। तीसरा नंबर पर है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। ये तो बात सही है, जो भी उसको परेशानियां हैं आप उसको दूर कीजिए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आपका क्या है, ऑप्शन है। चौथा देखिए, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, गलत बात है। और आपसे निगेटिव पूछा है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? समावेशन के अनुरूप नहीं है, नहीं पूछा है, तो यही जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है आपका नहीं है। सभी बच्चे को एक छत के नीचे बैठाकर आपको पढ़ाना है, चाहे वो विकलांग, चाहे पैर से विकलांग हो, चाहे वो कान से नहीं सुन सकता है, चाहे आँख से नहीं देख सकता है, उसको किसी स्पेशल चाहे किसी अलग इस क्लास में आपको नहीं पढ़ाना है। सभी बच्चे जैसे जनरल बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, उन लोगों के बीच में बैठा के इन लोगों को भी पढ़ाना है। कभी भी इन लोगों को अलग नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता है और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये जो है आपका कॉमन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। चलिए देखिए, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर 1 मांसपेशीय दुर्विकार। नो नो नो, अरे जब आप ही मान लीजिए कि आपके घर से नहीं निकलते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते, एक पंख चलाते हैं, मैंने पंखा चल रहा है उसके पास बैठ के आप सारा दिन उसमें गुजार देते हैं, तो क्या आपका मांसपेशीय दुर्विकार है? गलत बात है, वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता है। ठीक है, स्वलीन क्रम विकार, वह खुद से उसका मतलब विकार है वो उत्पन्न हुआ है। स्वलीन विकार मतलब खुद का उनका विकार है, वो किसी व्यक्ति से अपना बात साझा नहीं कर सकता है, बोलने में उसको कठिनाई होती है, मतलब कि उसको लज्जा महसूस होता होगा, और माने कि वो किसी प्रकार का सामाजिक बात नहीं करना चाहता होगा, इसलिए ना वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना जी। गुणज वैकल्प नहीं, गुणज वैकल्प डिस्कुलेरिया जो होता है वो आपका गणित में जैसे जोड़ घटाव आपको करने नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है उसका, ठीक है, सोल्यूशन उसको नहीं लिख पा रहा है अच्छा से, उसमें आता है आपका। गति समन्वय वैकल्प डिस्फोरिया, ये भी बात नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वलीन क्रम विकार। अब जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आने वाले सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम जब होंगी, उसमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन इसी पर बैठा कर आपको दे दिया जाएगा कि एक लड़का है, वो घर से बाहर नहीं निकलता है, वो अपने में मग्न रहता है और एक टीवी के सामने दिन रात अपना टाइम व्यतीत करता है, तो उसमें बताइए वो किस प्रकार के विकार से ग्रसित है। तो क्या है जी आपका स्वलीन क्रम विकार, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखिए अगला, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो देखिए आपका एक टॉपिक है विकार से संबंधित। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो आपका क्या है, आपका वाचन क्या है, विकल्प है, तो जिससे आपका विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार का तरफ इशारा करता है? तो पोलाइन लिखा है कि विषय वस्तु को पढ़ते समय आपको पढ़ने में कभी विकार उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? वाचन विकल्प, चाहे डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा को पढ़ने में ही दिक्कत हो रहा है, उसको शब्द को हटाने में, वर्ड को लिखने में दिक्कत हो रहा है, आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? डिसलेक्सिया। जब भी आपको बोलने कर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपका आंसर होगा वाचन विकल्प, इंग्लिश में कहेंगे डिसलेक्सिया, ठीक है। चलिए देखिए, बच्चों में एक विकार है जो पारंपरिक कक्षा के अनुभव के बावजूद अपनी बौद्धिकता क्षमता का अनुसरण पढ़ने लिखने और वर्तनी के भाषा कौशल से को प्राप्त करने में विफल रहता है, उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है ना जी। क्वेश्चन अगला पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है?
और किसी चीज के विषय में नूतन माने कि छोटा तथा असाधारण बहुत माने बड़ा रूप से, छोटा से लेकर बड़ा तक सूचना और समस्या के निदान के लिए अनोखा समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाता है। मतलब कि आप हैं छोटे से लेकर बड़े तक कोई चीज कुछ मतलब कि खोजने में मग्न है। आपके अंदर क्या है, जिज्ञासा है, आपके अंदर क्या है, सृजनात्मकता का क्या है, गुण है आपके अंदर। तो आवेगशीलता है, नो नो ये आपका गलती हो जाएगा। ऐसा परिवर्तनता है, नहीं। अति क्रियाशीलता है, नहीं। सृजनात्मकता है। सृजनात्मक वाला बच्चा जो होता है एकदम छोटे से लेकर बड़े तक क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा लोग। किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से, मतलब छोटा और बहुत बड़ा, असाधारण मतलब होता है बहुत यूनिक। ठीक है, सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने में, छोटा से लेकर बड़ा तक सोचना और समझना उस प्रकार के समस्या को समाधान के लिए, और उनके अंदर अगर क्षमता होती है, वो किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, वो होते हैं सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना जी, शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों में। इसको पढ़ लीजिएगा लोग, वीडियो हम डाल देंगे टेलीग्राम में, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है ना। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरें का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है कि विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए अपने ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन दिखाएंगे हम। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग को आशा है कि विश्वास है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम से नहीं, पूर्ण बलन के सिद्धांत से नहीं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम से नहीं, ज्ञान के निर्माण पर। तो इसका राइट होगा ज्ञान के निर्माण पर। क्या होगा जी, ज्ञान के निर्माण पर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए कह इसमें एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीर का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। मान लीजिए कि कुछ लिखित सामग्री बताता है और सब्जी और फल की तस्वीर दिखाता है, प्रयोग करता है, अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं एवं पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं, माने भोजन का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है। तो देखिए ये जो है ज्ञान के निर्माण पर आधारित है जी। बच्चा उससे ज्ञान को अर्जित करेगा। जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हैं, हम बताने लगे नींबू के बारे में ना जी, उसका चित्र दिखाए, उसके बारे में बताए और उसके प्रयोग बताए, तो बच्चा उसको ज्ञान मिला, साथ ही साथ पोषण का संप्रत्यय भी जान लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। देखिए ज्ञान के निर्माण के लिए अधिगम ऐसे अधिगम माहौल पर जोर देता है जहाँ बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान के निर्माण पर आधारित। चलिए क्वेश्चन ये आपका है, पढ़िए। श्रीजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं भी है। इससे आप श्रीजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। क्वेश्चन एक बार अपना से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन एकदम एकदम अच्छा है, इसी पर आधारित क्वेश्चन अब बनाए जाएंगे सीटेट के द्वारा। ठीक है ना जी, आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको लग रहा है क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए ऑप्शन दिखा रहे हैं। वो आलसी और बहाने बनाती रहती है। चलिए इसको भी अगला क्वेश्चन सॉरी अगला ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। अधिगम असभ्यता का अनुभव कर रही है। तीसरा है वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। देखिए विवेकपूर्ण लेती तो पढ़ाई छोड़ती, इसका आंसर तो ये नहीं होगा भाई, 4 नंबर नहीं होगा। अब देखिए वो पलायनवादी प्रवृत्ति के, नो नो ये उसमें पलायनवादी थोड़ी है। उसको पहले एक बार फेल हुई है और उसको लग रहा है कि फिर से हम फेल हो जाएंगे, इसलिए वो मैथ पढ़ना छोड़ दे रही है। ठीक है, उसके इतना मतलब क्या हो रहा है कि उसका अधिगम जो है असाध्यता का अनुभव, मतलब उसको सीखना बहुत कठिन लगता है। वो लगता है कि हम अब सीख नहीं पाएंगे।
इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिगम असभ्यता का अनुभव कर रही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। देखिए अधिगम असभ्यता का अनुभव कर रही है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है। देखिए मिलजुल कर कोई भी ज्ञान का अर्जन करेगा लोग, वो क्या कहलाएगा, सामाजिक संरचनावादी, दूसरा है व्यक्तिगत संरचनावादी, तीसरा है परंपरागत कक्षा, चौथा है बहुभाषी कक्षा। देखिए बहुभाषी कक्षा कब होगा, बहुभाषी कक्षा आप लोग मार देंगे, हम लोग को, हमको पता है। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। होगा कौन सा इसका राइट आंसर, देख लीजिए सामाजिक संरचनावादी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। क्योंकि अबीर के कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है, इस प्रकार की कक्षा कहलाती है सामाजिक संरचनावादी कक्षा। क्योंकि सब जो मिलजुल कर उसमें संरचना का काम कर रहे हैं, मतलब उसमें निर्माण कर रहा है, उसमें कुछ रिजल्ट उसका निकलेगा। इसका देखिए व्यक्तिगत संरचना नहीं, आपका गलती हो जाती है क्योंकि खुद का थोड़ी है उसका। परंपरागत कक्षा बने नहीं, ये भी आपका क्या बहुभाषी वाला इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि दूसरे पृष्ठभूमि से कोई आता है, उसमें कोई लड़का है जैसे मराठी है, मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है, उसमें ऐसे कराया जाएगा ना, तो उसमें बहुभाषी कक्षा होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे देखने से क्या होगा, आपका 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अगला पर चलते हैं। देखिए सामाजिक संरचनावादी इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। देखिए इसका कूट दिया गया है, मतलब आपको इसमें से बताना कौन कौन होगा। अन्वेषण आधारित अधिगम, ये आपका सही है, ये होगा। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी होगा। बच्चों को खूब समझाइए, कहानी कथा पर रिलेट करके मैंने उसको बताना है, सही बात है ये। वेधन होता बार बार अभ्यास, देखिए बार बार अभ्यास करना आपका निगेटिव शब्द है। अब इस तरह से आपका ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। चर्चा आधारित कक्षा है, हाँ चर्चा कीजिए, कक्षा में पूरा चर्चा कीजिए, बच्चे उससे क्या होगा, जिज्ञासु बनेंगे, बच्चे के अंदर क्या होगा, पढ़ने की ललक होगी, रुचि जगेगी। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं इसके ऑप्शन पे, आप देखते हैं कहाँ 1, 2 और 4 लिखा गया है। ठीक है ना जी, देखिए इसका 1, 2, 3 लिखा है, 3 तो गलत था, 1, 2, 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर जो था वो पॉइंट आपका क्या था, गलत था। 1, 2 और क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा है किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं का उद्धृत करना क्या कहलाता है। ठीक है, अनुरूपता कहलाता है, नहीं। निगमन परिरक्षण कहलाता है, ये भी गलत है। स्मृति सहायक परीक्षण नहीं कहलाता। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये आपका क्या होता है, देखिए अनुरूपता, निगमन परीक्षण, उसके बाद स्मृति सहायक विधियां, उसके बाद यह साधन लक्ष्य विश्लेषण, साधन लक्ष्य विश्लेषण। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन रहा है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या चला गया, अनुरूपता, इसका रिवीजन चल गया, आप तो देखिए लिए होंगे। किसी समस्या के समाधान, इसका आंसर राइट होगा, आंसर आपका क्या होगा, 1 नंबर ही होगा। और किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, अनुरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अनुरूपता कहलाता है। देखिए इसका व्याख्या देखिए, अनुरूपता समस्या समाधान की रणनीतियों में से एक है। अनुरूपता में एक मूल समस्याओं के साथ मदद करने के लिए पहले की समस्याओं के समाधान का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रदायों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं।
संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रदायों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे है, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके उप संप्रदायों को हटाकर, तीसरा जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, चौथा है प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। देखिए अति बल नहीं देना है कभी भी। चलिए समाज से अलग होकर कुछ चीज को नहीं पढ़ना है, आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उप संप्रदायों को हटाकर नहीं पढ़ना है, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके ही पढ़ना है, ठीक है ना जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ठीक है। पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, ए नंबर था। क्वेश्चन आ गया क्या ऊपर, सही तो है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए इसको। एक शिक्षक में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं, यह योग्यता क्या कहलाती है। चलिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी पढ़िए। एक शिक्षक में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के साथ पर रखकर यह महसूस कर सके कि वह क्या महसूस कर रहे हैं, यह योग्यता क्या कहलाती है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है सहानुभूति, ऑप्शन नंबर 2 है तदानुभूति, ऑप्शन नंबर 3 है उदासीनता, ऑप्शन नंबर 4 है ग्लानि। चलिए इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 है सहानुभूति, ऑप्शन नंबर 2 है तदानुभूति, ऑप्शन नंबर 3 है उदासीनता, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ग्लानि है। देखिए आप लोग वीडियो आज बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको आज लग रहा है कि बहुत सारा, मैंने 1 घंटा 20 मिनट का लगभग वीडियो जाएगा मेरा। कारण क्या है कि अगला बार से आप लोग जो भी इस वीडियो को देखिएगा, हम केवल आपको सॉल्यूशन पूरा फास्ट कराएंगे, ठीक है ना जी। आपका काम क्या है कि पहले उसको टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कीजिए उस क्वेश्चन पेपर को, उसको अपने से लगाइए, कितना सही कितना गलत हो रहा है आपका। उसके बाद मेरे वीडियो को देखिएगा, तब जाकर प्रॉफिट आपको मिलेगी, अन्यथा आप देखिएगा ऐसे प्रॉफिट आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ देखिएगा तो उतना नहीं प्रॉफिट मिलेगी जितना मिलना चाहिए, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन एक बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तदानुभूति, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। तदानुभूति एक महान गुण है जो एक शिक्षक के पास होना चाहिए। यह गुण उससे विद्यार्थियों की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए चिंतित महसूस करने में सक्षम बनाएगा। इस सारा जो है आपको ये सब व्याख्या जो है ना, सारा टेलीग्राम में हमारा मिलेगा, लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ये जो है आपका PDF उसमें चला जाएगा। आप लोग इसको देख कर 2 बातें में पढ़ भी सकते हैं, और इस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद 100% आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना जी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ऐसे स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तो बच्चे को डैश का भाव महसूस होता है। बच्चा कुछ ऐसी एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो, मतलब फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान असफलता पर ही हो, लेकिन कुछ भी हो लेकिन ध्यान उसको कौन है कि हम फेल हो ही जाएंगे, लग रहा है कि फेल हो जाएगा, असफलता उसको मिल ही गई, तो उसका उस भाव को किस रूप में आप देखेंगे, उब जाएगा नहीं, दुश्चिंता, क्रोध, शर्म। शर्म नहीं आएगी, क्रोध भी नहीं उसका आएगा, उब नहीं जाएगा। इसका आंसर होगा दुश्चिंता। इसका राइट आंसर 2 होगा, इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन देखिए, दुश्चिंता के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। उबना, रुचि को कमी के कारण लड़का उब जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति के असंतुलन तुलन पैदा करती है, तब जाकर आपका क्या होता है, क्रोध आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दुश्चिंता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की
गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। पढ़ा कि निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। चलिए इसमें निगेटिव आपसे पूछ रहा है, आपको भी निगेटिव ही आंसर देना है, ठीक है ना जी। चलिए जल्दी से इसको देखिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन को देख लिए आप लोग। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है, जानकारी को प्रस्तुत करने की विविध तरीके अपनाकर, ये तो बहुत अच्छा है। विविध तरीका अपनाएगा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, सीखने के लिए, तो अच्छा बात है ना। तो आपसे निगेटिव पूछा है ना, नहीं ज़्यादा पूछा है, तो ये ऑप्शन थोड़ी होगा इसका। ये पॉजिटिव है क्वेश्चन, आपसे निगेटिव पूछ रहा था, इसका आंसर ये आपका नहीं होगा। दूसरा है मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, बात ये भी सही है, आपका पॉजिटिव है। आपको बोलने के लिए बहुत सारे प्रकार के अवसर मिले तो आपको अच्छा ना होगा, आप उससे सीखिएगा नहीं, आप उसको सीखिएगा ही। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 2 भी आपका पॉजिटिव है, इसका आंसर ये नहीं होगा। अधिगम की आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बात ये भी सही है जी। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, माना कि देखिए उसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। रैंकिंग, ग्रेड, ये सब जितना आ रहा है ना जी, अंक के लिए, उच्च कक्षा, उच्च ज्ञान के लिए, उस सब गलत जाता है। तो बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करने का, सॉरी नामीकरण करके, तो यही आपका क्या होगा, गलत आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे है, पढ़िए एक बार। निगेटिव पूछा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आपका 30 क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कल मैं आपको लेकर उपस्थित होऊंगा 24 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन जो सीटेट द्वारा लिया गया एग्जाम था, उसका मैथ का 30 क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित रहूँगा, 15 पैडागोगी और 15 कंटेंट के लेकर, ठीक है। तो देखना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।